नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट प्रोसेस की तरफ से सबका स्वागत। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। हम लोग इसके पहले जान चुके हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या थे। टूल्स एंड प्रोसेस, दो टॉपिक इसके बायोटेक्नोलॉजी के और डीएनए टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट हैं। टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, जिसमें स्पेशली 4 टूल्स हैं। एक बार हम रिवाइंड कर दें। पहला टूल्स था एंजाइम्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यूज हुए थे। दूसरा था फॉरेन डीएनए, वो डीएनए जिससे हमें जरूरत थी। तीसरा वेक्टर, बैक्टीरिया में प्लाज्मिस्ट को वेक्टर के रूप में उपयोग किया गया था। चौथा इसका टूल्स था कॉम्पिटेंट होस्ट। ये चारों मिलकर के डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा प्रोसेस पूरा करते थे। टूल्स के बारे में हम लोगों ने सब स्टडी कर लिया कि कितने एंजाइम्स हैं, कौन सा एंजाइम्स कब कहाँ यूज होता है। उसी तरह से हमारा प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर क्या थे और इसमें कितनी साइट है, इसमें सेलेक्टेड मार्कर कहाँ थे और क्या यूज था, पूरा हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रोसेस क्या है, कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, कैसे कैसे उस टूल्स हम यूज करके फाइनली हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। इसमें भी करीब 5 स्टेप हैं प्रोसेस के। पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल पहला काम। डिजायर्ड सेल या डिजायर्ड जीन को हम डिजायर्ड सेल से निकालते हैं। पहला काम है डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले हम डीएनए को सेल से बाहर निकालेंगे, आइसोलेशन करेंगे सेल का। कैसे आइसोलेशन करते हैं? सेल है, सेल के अंदर, सेल चारों तरफ से सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अगर हम प्लाज्मिड को निकालेंगे दूसरी तरफ वेक्टर को, तो प्रोकैरियोट से निकालेंगे तो उसमें तो न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म है, लेकिन फिर भी सेल वॉल है। सेल वॉल को पहले तोड़ना पड़ेगा, सेल वॉल को तोड़ करके फिर डीएनए को हम लेंगे। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल से डीएनए ले रहे हैं तो सेल वॉल पहले तोड़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, फिर न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए को हम निकालेंगे। इस सारा जो काम होता है वो आइसोलेशन के माध्यम से, वो एंजाइम्स के माध्यम से होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहला क्या है कि देखेंगे आप, एंजाइम्स ट्रीट द बैक्टीरियल सेल, प्लांट्स, एनिमल टिश्यू विद एंजाइम्स लाइक लाइसोएंजाइम्स। इन बैक्टीरिया के केस में सेलुलोज, अगर प्लांट की सेल है काइटिनेज एंजाइम्स यूज करेंगे। अगर फंगस है द सेल ब्रोकन रिलीजिंग डीएनए एंड अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सेल को पहले इसके सेल के वॉल को एंजाइम्स के माध्यम से तोड़ेंगे, फिर अगर वो प्रोकैरियोट है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, फिर वहां से डीएनए को हम उठाएंगे। डीएनए को जब लेंगे तो उसके साथ, डीएनए के साथ ही साथ आरएनए भी, या कुछ लिपिड्स, कुछ प्रोटीन्स भी साथ में आ जाते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके साथ आरएनए भी आ सकता है, प्रोटीन्स कुछ आ सकती हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, ये सारे के सारे मिला हुआ डीएनए से बाहर आ गया एंजाइम्स के तोड़ने के बाद। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, अब आरएनए इज रिमूव बाय ट्रीटिंग विद द राइबोन्यूक्लियेज। अगर डीएनए को निकालने के साथ ही साथ आरएनए भी आ गया है, तो अब उस डीएनए को आरएनए से अलग करेंगे। अब इसको अलग कैसे करेंगे? वो एंजाइम है, क्या है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स है, उसके माध्यम से अब डीएनए में से आरएनए को हम अलग कर देंगे। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा, when chilled ethanol is
एडेड, देन अच्छा उसका सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोटीन्स, अगर उसके साथ प्रोटीन्स आ गई है तो वो रिमूव कैसे करेंगे, प्रोटीएज, आरएनए को मैंने आरएनए को रिलीज निकाल दिया राइबोन्यूक्लियोज के माध्यम से, प्रोटीन्स प्रोटीएज के माध्यम से निकाल दिया। अदर उसके साथ जो और भी एलिमेंट्स आ गए हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, तो हम क्या करेंगे, उसको इथेनॉल के साथ चिल्ड करेंगे। चिल्ड करने के बाद हमारा जो प्योरीफाइड डीएनए है, प्योर डीएनए है जिसको हमें जरूरत थी, वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे आ जाएगा। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम होस्ट सेल। डीएनए को कैसे निकालेंगे ना, फिर एक बार रिपीट करता हूं, एंजाइम्स के माध्यम से सेल को तोड़ेंगे, डीएनए को वहां से उठाएंगे, डीएनए के साथ आरएनए, कुछ प्रोटीन्स, कुछ लिपिड भी साथ में आ जाते हैं। अब इसको प्योरीफाई करेंगे डीएनए के साथ जो आया है, आरएनए को अलग करेंगे राइबोन्यूक्लियोज के माध्यम से, आरएनए को अलग कर देंगे, डीएनए हो गया। अब डीएनए को इसमें से प्रोटीन वगैरह जो थोड़ा बहुत लगे हुए हैं उसको प्रोटीएज के माध्यम से अलग कर देंगे, तो प्रोटीन अलग हो गया। अदर लिपिड्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, उसको हम चिल करेंगे इथेनॉल के साथ। जब इथेनॉल में उसमें मिला देंगे तो वो जो हमारा थ्रेड है डीएनए का, वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे आ जाएगा। अब हमें शुद्ध हमारा डीएनए थ्रेड मिल गए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये पहला प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसमें टूल्स वही यूज हुए जो हम लोगों ने टूल्स देखा था उसमें। ये फिगर दिखाई गई है आपका एनसीईआरटी बुक में है, बड़ा सिंपल सा फिगर है और बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। इसमें देखिए हमारा फॉरेन डीएनए है, इसको समझ लेते हैं फिगर, ये फॉरेन डीएनए है। यहां से हमने ये देखो डीएनए निकाल लिया, यहां आ गया डीएनए, फॉरेन डीएनए मैंने निकाल लिया। उसी तरह से वेक्टर डीएनए को मैंने निकाल लिया, ये तो आइसोलेशन हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप में दिखाया गया है, देखिए कटिंग हो गई, इसको काट दिए हमने, इसको काट दिया गया, फिर इसमें ला करके हमने जोड़ दिया, किसको, फॉरेन डीएनए को वेक्टर में जोड़ दिया। ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब इसको हम सेल, इक्वलाइज सेल के अंदर इंसर्ट कर दिए। अब ये आगे बढ़ रही है, डिवीजन करके आगे बढ़ रही है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। फॉरेन डीएनए वेक्टर, कटिंग हो गई रिस्ट्रिक्टिंग एंडो एंजाइम के माध्यम से, फिर ज्वाइंट हो गया लिगेज के माध्यम से, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। फिर उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, सेल के अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सेल डिवीजन होगा, ये वाले प्रोसेस होगा। ये पूरा का पूरा फिगर प्रोसेस को एक ही फिगर में दिखा दिया गया। आपके एनसीईआरटी में है, बहुत अच्छा फिगर है, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, बहुत सिंपल भी है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रोसेस क्या है इसका। दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। एंजाइम्स में भी हम लोगों ने पढ़ा, एक एंजाइम था रिस्ट्रिक्टिव एंडोन्यूक्लियस, ये सीजर मॉलिक्यूल्स कैंची का काम करता है। ये तीन प्रकार का था, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज फर्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड और रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज थर्ड। फर्स्ट और थर्ड उपयोग में नहीं आता हमारे इसमें, हमको केवल रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड एंजाइम से हमको यूज होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट पे कटिंग करता है और इसी की हमें जरूरत है। इसमें स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें इस जीन को, इस डीएनए को हमें काटना है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियोज फर्स्ट और थर्ड ये केवल रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, बट काटते नहीं है। लेकिन हमें जो डीएनए हमने आइसोलेट किया है, प्रेसिपिटेट करके फाइनली डीएनए जब हमने निकाला है, इसको हमें काटना है, क्योंकि हमें जो डिजायर्ड है, जिस जीन की हमें जरूरत है, वो हमें खोजना है। हमें इसके लिए पहले हम डीएनए को सेट को काटना पड़ेगा, और काटने के लिए हमें सीजर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। वो एंडोन्यूक्लियोज रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज सेकेंड एंजाइम्स है, इसके माध्यम से हम डीएनए के थ्रेड काट देंगे इसको स्पेसिफिक पॉइंट से। हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा भी था कि रिस्ट्रिक्टेड डीएनए एंडोन्यूक्लियोज जो होता है, ये प्लेंडोनिक सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करता है और वहीं से काटता है। तो अब हम जब काटेंगे, इसमें देखिए वही थ्योरी में भी है, थ्योरी में भी हमने इसको काट दिया पूरा। देखिए ये तो नेक्स्ट स्टेप वाला है। तो हमने जब उसको काट दिया, विभिन्न
फ्रेगमेंट्स हो गए, अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए। एंडोन्यूक्लियोज के माध्यम से डीएनए को हमने स्पेसिफिक पॉइंट पर काटा। काटने की पूरा प्रोसेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, किस तरह से कटिंग होती है, स्टिकी एंड के रूप में कटिंग होती है। तो अब ये फ्रेगमेंट्स हमें मिल गया, डीएनए का जो हमने आइसोलेट किया था उसके में फ्रेगमेंट मिल गए अब इन एंडोन्यूक्लियोज के माध्यम से। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसी में से हमारा डिजायर्ड है, जो जीन्स है, जो पार्ट्स है, इसी विभिन्न टुकड़ों में है। अभी सारे के सारे टुकड़े एक साथ हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का एक फिगर हम लोगों ने देखा है, क्योंकि सारे के सारे जो डीएनए के थ्रेड हैं, आप समझिए स्मॉल एंड लार्ज टुकड़े हैं जो एंजाइम्स के माध्यम से हुआ है, ये सब आपस में मिक्स है। अब हमको इस सारे टुकड़ों को अलग अलग करना है। अलग अलग करने का तरीका क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, एक प्रोसेस है। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस को सिंपली हम ये आपको समझा दें कि एक स्पॉट में जब हम जेल को रखते हैं और उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड से उसको जोड़ते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उसमें, और उसमें जो हमारे डीएनए के सारे फ्रेगमेंट्स हैं जो रहेंगे, क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक और नेगेटिव चार्ज्ड है। अब ये जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा डीएनए है वो बड़े फ्रेगमेंट ऊपर साइज में हो जाएंगे, छोटे नीचे होते चले जाएंगे। इस तरह से फ्रेगमेंट जो है अलग अलग हो जाएंगे। किसमें, इलेक्ट्रोफोरोसिस के प्रोसेस में। ये इलेक्ट्रोफोरोसिस का प्रोसेस है, इसके लिए अलग से हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रोफोरोसिस और पीसीआर क्या होता है। इसमें केवल यही जानिए कि इलेक्ट्रोफोरोसिस में ये जो स्पार्ट रखा गया है, इसमें से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लो होगी, और जितने के जितने फ्रेगमेंट्स इसमें है रखे गए हैं, जब इलेक्ट्रिक इसमें फ्लो हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी इसमें, तो जो हमारे लार्ज जो है डीएनए के फ्रेगमेंट से ऊपर आ जाएंगे और स्मॉल नीचे होते चले जाएंगे। इस तरह से छोटे और बड़े आपस में बिखर जाएंगे। ये इलेक्ट्रोफोरोसिस के माध्यम से होता है। जितने फ्रेगमेंट्स से सब अलग हो गए। उसके बाद मॉलिक्यूलर प्रोब, डीएनए प्रोब होता है, उसको इसमें जब मिलाएंगे तो जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, जिसको हम चाह रहे हैं, वो हमारा डीएनए प्रोब के माध्यम से अटैच होकर के अलग हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लें इसको। ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो हमने रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज के माध्यम से इसके स्पेसिफिक पॉइंट पे टुकड़े कर दिए हैं। अब इसको इलेक्ट्रोफोरोसिस के माध्यम से इस टुकड़े को सबको अलग अलग करेंगे। अब डीएनए प्रोब होता है। डीएनए प्रोब का मतलब जो स्पेसिफिक जीन्स हमें जरूरत है, उसी की कॉम्प्लीमेंट्री एक आर्टिफिशियल बनाई जाती है। वो जब इसमें हम मिलाएंगे तो हमारा जो डिजायर्ड वाला, जिसकी हमें जरूरत थी उस फ्रेगमेंट्स में से, वो उसमें से अटैच होकर के उसको अलग कर लेता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसलिए इसको डीएनए प्रोब कहते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोब्स कहा जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। इसी के माध्यम से हम डिजायर्ड चीज, जो हमारी जरूरत है, जिसको हमें आगे जो है वो दूसरे डीएनए दूसरे सेल्स में मुझे भेजना है, जिसकी हमें जरूरत है, वो हम इसके माध्यम से अलग कर लेंगे, उसको कहेंगे डीएनए प्रोब। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड डीएनए प्रोब के माध्यम से हम डिजायर्ड जीन को अलग कर लिए। पहला स्टेप सिंपल सा है। पहला स्टेप आइसोलेट कर लिए डीएनए को, उसमें से जितने आरएनए थे, प्रोटीन थे, लिपिड से सब मैंने प्रोसेस अलग कर लिया। थ्रेड हमारा डीएनए का प्योरीफाइड होकर अलग आ गया था। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोज के माध्यम से स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको हमने फ्रेगमेंट कर दिया। फिर इलेक्ट्रोफोरोसिस किया। इलेक्ट्रोफोरोसिस से जितने फ्रेगमेंट जो एक में थे सब अलग हो गए। इलेक्ट्रोफोरोसिस को मैंने बता दिया कैसे हमने किया। फिर उसके बाद डीएनए प्रोब के माध्यम से स्पेसिफिक डिजायर्ड जो जीन्स था उसको मैंने अलग कर लिया। अब मेरा डिजायर्ड जो है, जो स्पेसिफिक जिस जीन की मुझे जरूरत थी, वो हमने अलग कर लिया। ये मेरा दूसरा स्टेप था। ये फिगर है, हमने इसमें दिखा दिया है। इसमें देखिए, ये स्मॉलेस्ट डीएनए इधर आ गए, देखिए स्मॉलेस्ट डीएनए नीचे आ गए और लार्जेस्ट ऊपर आ गए। ये स्पॉट है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लो किया है। ये एर्गोल सेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है, एर्गोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इसमें एक एर्गोल है, वो उसमें जेल है, इसमें भरा होता है, उसी के माध्यम से हम इसको इलेक्ट्रोफोरोसिस
करते हैं, फिर निकल आता है। ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद देखें तीसरा स्टेप, बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा स्टेप क्या है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्टेड यूजिंग पीसीआर। जो जीन्स हमें जरूरत थी वो हमारा जीन्स अलग हो गया, यानी उस डीएनए का फ्रेगमेंट जो हमें जरूरत थी, उसको कहेंगे डिजायर्ड डीएनए, वो हमारा अलग हो गया। एक कॉपी बनी है ना, अब इसको हमें कई कॉपियों में बनाना है। इसी को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। एक डिजायर्ड जीन्स अलग हुआ, उसको एक की जगह हम कई कॉपी करेंगे, फोटोकॉपी करेंगे। हम लोगों ने इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी पढ़ा था, और इसमें पढ़ रहे हैं पीसीआर। पीसीआर के माध्यम से इस जीन की कॉपी करेंगे। पीसीआर का मतलब क्या हुआ? एक फोटोकॉपी है, उसकी कई कॉपियां बना लेंगे। अब चूंकि एक हमने निकाला है, उसको कई कॉपियां बना लेंगे तो यूज होगा आगे चल के। तो पीसीआर कैसे करते हैं ये आप जान गए होंगे। एम्प्लीफिकेशन जीन, पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये कैसे होता है, इसको शॉर्ट में आपको समझा दें। देखिए पहला स्टेप होता है इसमें एनिलिंग, नहीं पहला स्टेप होता है डेनेचुरेशन। पहला स्टेप डेनेचुरेशन। डेनेचुरेशन का यह मतलब है जो हमारा डिजायर्ड जीन्स है, डिजायर्ड डीएनए का पार्ट्स था, उसको डीनेचुरेशन में क्या करेंगे? पहले इसको हम हीट करेंगे। एक साइक्लेरर मशीन होती है, उसमें रख करके इसको हम हीट करेंगे। जब 94-95 डिग्री पे जाएगा, इस डीएनए के जो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के, वो ब्रेक हो जाएंगे। अब जो डीएनए डबल स्ट्रैंड था वो अलग हो जाएगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हीट। 90 के एवं जब टेम्परेचर जाएगा तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। अभी तो ये डीएनए डबल स्ट्रैंड पार्ट्स में है डीएनए। अब इसके दोनों स्ट्रैंड को अलग करेंगे। कैसे? हीट के माध्यम से। जब इसको हीट करेंगे, तो अब इसको हीट करेंगे, इस दोनों डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग करने को क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। अब ये हमारे दोनों फ्रेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। देखिए ये था, ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब इसको हमने यहां पे हीट दिया, हीट हो गया। अब ये दोनों फ्रेगमेंट हमारे अलग हो गए। एक यह आ गया, यहां पे एक थे हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए थे, अब ये अलग हो गए। ये डीनेचुरेशन हो गया। अब एनिलिंग में क्या होता है? दूसरा स्टेप, अब दोनों फ्रेगमेंट अलग हैं, दोनों फ्रेगमेंट टेम्पलेट का काम करेंगे। अब न्यू थ्रेड जो बढ़ेगी। डीएनए रेप्लिकेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक मदर का रहेगा, दूसरा सिंथेसाइज होगा। उस तरह से इसमें दो हैं, दोनों स्ट्रैंड मदर ही अलग हो गए। अब दोनों में हम सिंथेसाइज करेंगे। उसमें सेमी रेजिस्टेंस केवल एक पे बनता था, यहाँ पे डी एनिलिंग में दोनों थ्रेड अलग हो गए। अब इसमें क्या करेंगे? प्राइमर, डीएनए प्राइमर मिला देंगे। डीएनए प्राइमर मिलाएंगे और टेम्परेचर को डाउन कर देंगे। कितना? 52-55 डिग्री जब लाएंगे टेम्परेचर को, तो डीएनए प्राइमर जो हमने सिंथेसाइज के अलग से जो उसमें डाले हैं, वो अब थ्रेड से जुड़ेगा। जुड़ने का तरीका क्या है, इसको आराम से समझ लें। 5 प्राइम 3 में कैसे जुड़ेगा? 5 प्राइम 3 प्राइम से ये प्राइमर जुड़ेगा यहां से, और 3 प्राइम 5 से स्टार्टिंग से जुड़ेगा 5 प्राइम 3 इंच से। ये इसकी जुड़ने का तरीका है। फर्स्ट थ्रेड में लास्ट से जुड़ेगा, यानी 5 प्राइम 3 वाले से, और सेकेंड में 3 प्राइम 5 से जुड़ेगा स्टार्टिंग से 5, जिससे 5 प्राइम 3 बने, 3 5 5 बने। दोनों स्ट्रैंड हमें कंप्लीट करना है। ये सिंथेसाइज, न्यू सिंथेसाइज हो रहा है दूसरा वाला स्ट्रैंड। किसके? विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्राइमर। डीएनए प्राइमर हम अलग से बना करके इसमें इंक्लूड करते हैं। टेम्परेचर को डाउन कर देंगे तो दूसरे थ्रेड पे ये सीक्वेंस जुड़ने लगेंगे, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ने लगेंगे। एक नई कंप्लीमेंट्री दूसरी, ये 2 थ्रेड तैयार हो जाएंगे हमारी। ये एक थ्रेड ये हो गई, दूसरी थ्रेड ये तैयार हो गई। इसको क्या कहेंगे? एक्सटेंशन। थर्ड प्रोसेस को क्या करेंगे? एक्सटेंशन। अब थ्रेड बन रही है। अब इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहेगा, वो थ्रेड को जोड़ता है। इसी तरह जिस तरह से रेप्लिकेशन हो रहा था हम लोग जब देखे थे, सेम प्रोसेस यहां भी हो रहा है। डीएनए पॉलीमरेज वहां भी था, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा था सीक्वेंस पर, वैसे हमने इसमें प्राइमर न्यूक्लियोटाइड्स को अलग से मिला दिया है, बना करके सिंथेसाइज करके, और डीएनए पॉलीमरेज जब एंजाइम मैंने डाल दिया तो सब सीक्वेंस पे ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जा रहे हैं। न्यू थ्रेड्स तैयार हो गई हमारी। ये देखिए
जो एक थी वो दो बन गई, इसको एक साइकिलिंग कहेंगे। एक साइकिल में एक ने दो बनाया। अब इसको फिर रिपीट करेंगे, ये दो चार में बनाएगा, फिर तीसरी बार रिपीट करेंगे, चार आठ में बनाएगा, आठ 16 में बनाएगा। इस तरह से इसकी कॉपी बनती चली जाएगी। जितनी कॉपी जरूरत होगी उतनी कॉपी हम पीसीआर के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। किसकी? वो हमारा जो डिजायर्ड डीएनए था उसकी हमने कॉपी कर लिया। ये हो गया एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ये हमको समझ गया होगा। पहला आइसोलेशन, दूसरा उसकी कटिंग करके डीएनए प्रोब के माध्यम से हमने डिजायर्ड डीएनए के पार्ट्स को अलग कर लिया। अब डिजायर्ड पार्ट्स जो है उसको हमने कई कॉपियां कर लिया। किसके माध्यम से? पीसीआर के माध्यम से। पीसीआर के माध्यम से एम्प्लीफाई किया, कई कॉपी मिल गई। नेक्स्ट, इससे ये समझ में आ गया होगा आपको। फिगर है, बहुत अच्छा है, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिखाया गया है। अब अगला स्टेप क्या है? अब हमारी कॉपी तैयार हो गई, डिजायर्ड डीएनए का पार्ट्स यानी डिजायर्ड डीएनए की कॉपी तैयार हो गई। अब फोर्थ स्टेप क्या है? इंसर्शन ऑफ रिकमेंडेड डीएनए इनटू होस्ट। अब इसको हम जो जिस तरह से ये प्रोसेस कर रहे हैं उसी तरह से हम बैक्टीरिया सेल्स के जो वेक्टर है उसको भी हम निकालेंगे। अब सेम प्रोसेस उसमें भी हो रहा है, यानी जो डिजायर्ड जीन है जहां से हमें जरूरत है, एक तो हम वहां से ले रहे हैं, दूसरा हमें वेक्टर की जरूरत है, हमको वेक्टर को भी बैक्टीरिया के सेल से निकालना है। सेम प्रोसेस है, उसको भी सेल वॉल को तोड़ेंगे उसी तरीके से जैसे उसमें आइसोलेट किए, उसको प्लाज्मिड को हम आइसोलेट करके अलग कर लिए। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से उसको हमने कटिंग भी कर लिया। सेम प्रोसेस वहां भी चल रहा है, क्योंकि दोनों सेल, एक डिजायर्ड डीएनए फॉरेन डीएनए जो हमें निकाल करके, और एक वेक्टर की जरूरत है वो भी हमें सेल से निकाल करके, दोनों प्रोसेस साथ में चल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? पहले स्टेप हमने बता दिया कि कटिंग पहले निकाला, उसके बाद प्लाज्मिड से पहले हमने जोड़ा, कटिंग के एंजाइम से दोनों को मैंने जोड़ दिया, और उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि जो डिजायर्ड डीएनए था वो वेक्टर में ज्वाइंट हो गया। जुड़ने का काम कौन एंजाइम करेगा? लिगेज एंजाइम। अब जब हमारा ये डिजायर्ड डीएनए वेक्टर पे ज्वाइंट हो गया है, इसको अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। हमने फर्स्ट स्टेप में पूरे प्रोसेस में समझा दिया था, याद होगा अभी, अब जस्ट पहले स्टेप में हमने बताया था। अब वो जो हमारा प्लाज्मिड्स है जिसमें डिजायर्ड डीएनए है उसको हमको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, क्योंकि वो प्लाज्मिड वो भी डीएनए ही है। दो डीएनए हो गए, एक वेक्टर का डीएनए आ गया, वो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है प्लाज्मिड्स, PBR322। इसी का हम लोगों ने निकाला था, यूज किया था पिछले टूल्स में, उसकी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसको हमने लगा दिया। अब ये जो है जो फॉरेन डीएनए है, जब वेक्टर्स में ज्वाइंट हो गया, कटिंग के बाद ज्वाइंटिंग हो गई, अब इसको क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। न्यू डीएनए तैयार हो गया, दोनों डीएनए से एक तीसरा डीएनए तैयार हो गया। अब ये जब डीएनए तैयार हो गया तो होस्ट सेल में इसको हम इंसर्ट करेंगे। क्या तरीका था? टूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, सेल के अंदर इस डीएनए को डालने, इंसर्ट करने के प्रोसेस थे। पहले हमने बताया था कैल्शियम आयन मीडियम दे देंगे, सेल जिस सेल में हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करना है उस सेल में कैल्शियम आयन की में उसको रख देंगे उसके मीडियम में। उसमें क्या होगा? कैल्शियम आयन में पॉजिटिव चार्ज है, हमारा डीएनए जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद ये डीएनए हाइड्रोफिलिक है। अब क्या होगा? कैल्शियम आयन की उपस्थिति में सेल्स जो न्यूक्लियर पोर है, सेल मेम्ब्रेन की पोर है, वो खुल जाएंगे, उसी के माध्यम से हमारा डीएनए अंदर प्रवेश कर जाएगा। दूसरा हमने कहा मेथड बताया था, हीट एंड शॉक मेथड। पहले इसको आइस में रखेंगे, फिर हीट करेंगे इसको 42 डिग्री, हीट शॉक 0 कर देंगे, फिर एक बार टेम्परेचर कर देंगे। जब इसको अल्टरनेट करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसके माध्यम से भी हमारा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है सेल के अंदर इंसर्ट कर जाएगा। ये हो गया ये स्टेप हमारा, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। यही लिखा है, यूजिंग मेथड्स ligated DNA introduced into recipient and host cell organism, they take from
डीएनए सराउंडिंग फ्रॉम इट्स पार्ट्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग एम्पीसिलिन। अब देखें अगला स्टेप क्या है, हम लोगों ने इसमें बताया था प्लाज्मिक में सेलेक्टेड मार्कर होते थे। अब हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर गया, अब ये होगा हमारी 3 तरह की सेल बन गई। इस प्रोसेस को हमने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर चला जाए, उसको हमने इंसर्ट कर दिया किसी भी माध्यम से, चाहे कैल्शियम या हीट शॉक या जीन बॉम्बार्ड, किसी भी माध्यम से हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर भेज दिया, इंसर्ट कर दिया। अब हमने वेक्टर में पढ़ा था, वेक्टर में लगा हुआ वेक्टर के माध्यम से सेल के अंदर, गोलाई के अंदर गया सेल के अंदर। उस वेक्टर में हमने PBr322 में पढ़ा था, सिलेक्टिव मार्कर भी थे। अब हमें यह देखना है ये जो डीएनए है पूरी तरह से इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसी के लिए उसमें सिलेक्टेड मार्कर थे, 2 सिलेक्टेड मार्कर थे, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन, उसको याद कीजिए। अब इसी का यूज करेंगे, सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। जब हमने ट्रांसफॉर्म किया तो हमें 3 स्थिति मिल गई। नंबर 1, नॉन ट्रांसफॉर्म डीएनए या नॉन ट्रांसफॉर्मर प्लाज्मिड्स। एक ऐसा प्लाज्मिड्स है जो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं। भाई ये जितने डीएनए थे हमारे, और सेल हमने एक मीडियम में सब में रख दिया, और उसके बाद उसको हमने मेथड लगाया तो सब एक सेल नहीं है, कई सेल है, कई यूकेलाई सेल है, कई प्लाज्मिड्स डीएनए है, एक साथ हमने रख दिया, और सब में अब जाना शुरू हो जाएगा, किस में गया किस में नहीं गया, किस में ट्रांसफॉर्म हुआ किस में नहीं हुआ, इसको कैसे पहचान करेंगे। इसीलिए सिलेक्टिव मार्कर था, 2 तरह के थे, हमने यूज क्या किया है PBr322। इसमें 2 सिलेक्टिव मार्कर थे, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन। हम लोगों ने उसमें टूल्स में भी पढ़ा था कि जहां से, जिस साइड से रिस्ट्रिक्टिंग साइट्स थी इसमें, जिस साइड से ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स इंटर करेगा वो साइट इनएक्टिव हो जाएगी, उसको इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहेंगे। अगर 2 साइट है ई प्लाज्मिड्स में, ये प्लाज्मिड्स में 2 साइट हैं, एक टेट्रासाइक्लिन दूसरा एम्पीसिलिन, दोनों में 2-2 साइट थी रिस्ट्रिक्शन साइट। इसी रिस्ट्रिक्शन साइट से ही ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करेगा। उसके अलावा भी उसमें 5-7 साइटें और थी, 8 साइटें कुल थी, रिस्ट्रिक्टिंग साइट जिसको बोलते थे। ये रिस्ट्रिक्शन साइट, इसी साइट से ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करेगा। अब इसमें कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर टेट्रासाइक्लिन रिस्ट्रिक्टिंग साइट से ये हमारा डीएनए इंसर्ट करेगा तो टेट्रासाइक्लिन साइट इनएक्टिव हो जाएगी, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया वहां। अब ये दोनों हमारे साइट क्या थी, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक्स थी। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन से सेल की सिक्योरिटी करती थी, सुरक्षा करती थी, और एम्पीसिलिन मीडियम से करती थी, एंटीबायोटिक से। अब अगर टेट्रासाइक्लिन साइट इनएक्टिव हो गई तो इसका मतलब वहां पे एंटीबायोटिक्स की सुरक्षा बंद हो जाएगी, सेल सर्वाइव नहीं करेगी। अगर एम्पीसिलिन रिस्ट्रिक्टिंग साइट से डीएनए इंसर्ट कर रहा है तो यह भी इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा। एम्पीसिलिन का जो रिस्ट्रिक्टिंग साइट है ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन के हो जाएगा, इस पे भी ये इनएक्टिव हो जाएगी, अब यहां नहीं एंजाइम्स बनेगा। इसी दोनों साइट से ही हम डीएनए को इंसर्ट कराते हैं, जो कि हमें सिलेक्टिव मार्कर के माध्यम से ये जानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। अदर साइट से अगर 8 साइटें और हैं वहां से भी अगर इंसर्ट कर गया तो हम उसको मार्क नहीं कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। इसमें सबसे टेक्निकल पॉइंट सही है सिलेक्टिव मार्कर को देखना और ट्रांसफॉर्मेशन को देखना, सही सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें देखने का क्या तरीका है, इसमें ये 3 तरह की सेल हो गई, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेट, एक ट्रांसफॉर्मेट विद आर प्लाज्मिड्स
दूसरा एक तीसरा सेल हो गया ट्रांसफॉर्मेट विदाउट आरडीएनए प्लाज्मेट्स। 3 तरह की सेल हो गई। फिर से समझ लें इसको। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 3 प्रकार की सेल हुई। एक तो ऐसा होगा जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट, जिसमें ये हमारा डीएनए प्लाज्मेट वो ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं डीएनए सेल के अंदर। दूसरा हुआ लेकिन विदाउट प्लाज्मेट्स के। तीसरा हो गया वो प्लाज्मेट के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ। 3 तरह की सेल हुई। अब इसको हम रिकॉग्नाइज करके सेलेक्टिव मार्कर के आधार पर देखेंगे कि कहां कौन सी सेल है जिसमें ये सक्सेस हुआ। उसके लिए स्पॉट होता है, 2 स्पॉट ले लेते हैं। एक में टेट्रासाइक्लिन रख लेंगे, दूसरा में एम्पिसिलिन मीडियम बना देंगे और तीनों सेल दोनों में डाल देंगे। ये तीनों सेल वो तीनों सेल, एक ट्रांसफॉर्म, एक नॉन ट्रांसफॉर्म, दूसरा ट्रांसफॉर्म विद और डीएनए प्लाज्मिड्स और दूसरा है ट्रांसफॉर्म विदाउट आर प्लाज्मिड्स। ये 3 तरह की सेल हो गई। तीनों किसमें वो ग्रो करेंगे। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट है वो तो ग्रो करेगा क्योंकि इसमें दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। एम्पिसिलिन में डालेंगे तो भी, क्योंकि उसके दोनों साइड ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन दोनों मार्कर उसमें है, तो दोनों एंजाइम्स इसमें बनेंगे, एंटीबायोटिक्स बनेंगे, वो सर्वाइव करेगा। लेकिन इसमें जिसमें एम्पिसिलिन साइड से, ये एम्पिसिलिन का है, ये टेट्रासाइक्लिन का है। एम्पिसिलिन साइड से जो डीएनए हमारा जो इंसर्ट हुआ है, अब वो इनएक्टिव इंसर्शन एक्टिवेशन हो जाएगा, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा, वो एंटीबायोटिक्स को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। अब यहां पर वो सेल ग्रो नहीं होगी, दोनों ग्रो हो जाएंगी। एम्पिसिलिन साइड से जो इंसर्ट हुआ है वो ग्रो नहीं होगी, एक पहचान हो गया। उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन, इसमें जो दूसरा वाला घोल है, इसमें केवल टेट्रासाइक्लिन इस साइड से जो डीएनए इंसर्ट हुआ वो नहीं ग्रो होगी, बाकी दोनों ग्रो हो जाएंगे। ये सेलेक्टिव मार्कर के माध्यम से हम तीनों सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर किसमें हुआ, किसके नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी एनसीईआरटी बुक में अल्टरनेटिव माध्यम में दिया गया है, बीटा ग्लाइकोसिटेज एंजाइम्स। बीटा ग्लाइकोसिटेज एक एंजाइम है, सेल के अंदर होता है। इसका काम क्या है? फ्रक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, हम लोग लाइक ओपेरा में पढ़े थे, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इसमें होता है। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तो फ्रक्टोज का भी मेटाबॉलिज्म करता है। फ्रक्टोज की मेटाबॉलिज्म क्या करेगा? फ्रक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलेगा। ये कौन सा है? बीटा ग्लाइकोसिटेज। ये एंजाइम्स है, इसमें सेल में है। और जो हमारी प्लाज्मिड्स है वहां भी इसके जीन्स हैं जो बीटा ग्लाइकोसिटेज बनाते हैं। उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। उस साइड से अगर हम डीएनए को इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा? वहां पर भी इंसर्शन इनएक्टिवेशन काम करेगा। अब वहां बीटा ग्लाइकोसिटेज एंजाइम्स वो पर्टिकुलर पार्ट जो है सीक्वेंस हमारा डिकोडिंग कर देगा, रिपोर्ट करना बंद कर देगा, वहां नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा, बीटा ग्लाइकोसिटेज सेल्स नहीं बनेगी। अब इसका हम कैसे क्या करेंगे? जब इसका मार्कर के आधार पर इसको ग्रो कराएंगे तो 2 तरह की कॉलोनी बनेगी, एक कलर्ड, दूसरा व्हाइट नॉन कलर्ड। क्योंकि ये बीटा ग्लाइकोसिटेज कलर देता है। क्रोमिन सबस्ट्रेट में जब उगाएंगे, अब इसको ग्रो करेंगे जब, तो जिसमें इंसर्ट हो गया है वो व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाएगी, जिसमें इंसर्ट नहीं हुआ वो कलर्ड ब्लू ग्रीन की कॉलोनी बनेगी। अब ज्यादातर उपयोग हम लोग जो है अल्टरनेट उपयोग, इसमें बड़ा झंझट था। दोनों मार्कर में टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन साइड से जब हम इसको मार्कर के प्रयोग करते थे तो थोड़ा सा सेंसिटिव था, लंबा प्रोसेस था। लेकिन बीटा ग्लाइकोसिटेज आसान हो गया, इसी का ज्यादा यूज करते हैं। इस तरह से 2 मेथड है मार्क करने के, पहचानने के, रिकॉग्नाइज करने के ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये इसके बाद हम लोग इसको करते हैं इंसर्शनल रिकॉम्बिनेशन डीएनए
सेल के अंदर हुआ कि नहीं हुआ, ये मार्कर के आधार पे या बीटा ग्लाइकोसिडेज के माध्यम से हम इसको जान जाते हैं हुआ कि नहीं हुआ। अब हम फाइनल पा गए कि कौन सी ऐसी सेल है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उस सेल को अब हम अलग करेंगे और फिर इसके बाद देखिए ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब उस सेल को हम अलग से ग्रो कराएंगे। अब वो जीन्स जो हमारा डिजायरेबल जीन था वो अब ग्रो करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, क्योंकि प्लाज्मिड से ये मल्टीप्लिकाई वो रिप्लिकेट भी करेगा, और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए भी है, वो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी। अब वो जीन्स हमारा यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा, इसको क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब मुझे वो लक्ष्य जो हम चाह रहे थे कि इस जीन्स से हमें इस चीज की जरूरत होगी, वहां यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। फाइनल स्टेज में फिफ्थ में क्या है, अब हम फॉरेन जीन प्रोडक्ट प्राप्त करने लगे। उस सेल्स को हमने अलग से ग्रो कराया, पहले मार्कर के आधार पर मैंने सेलेक्ट करके सेल को अलग कर लिया, कौन सा ट्रांसफॉर्म सेल है, फिर उसको हमने ग्रो कराया। अब जो ग्रो कराने से हमें वो प्रोडक्ट मिल गया जो जीन्स हमारा पहले स्टेप में हमने आइसोलेट किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर इंसुलिन मुझे जरूरत है, इंसुलिन के जीन को मैंने अलग किया था आइसोलेशन के माध्यम से, वेक्टर के माध्यम से मैंने सेल के अंदर इक्वलाइज सेल के अंदर डाला और जो सक्सेस हुआ उस सेल को अलग किया। अब वो सेल इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि उसके अंदर जीन्स जो है वो इंसुलिन वाले हमने डाल दिए, एक्टिव हो गया है। अब इस माध्यम से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसके हमें जरूरत थी, जीन यहाँ पे प्रोडक्ट देना शुरू कर देगा। अब उस इंसुलिन को हम अलग करेंगे। ये प्रोसेस है सिंपली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस का है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। फर्स्ट आइसोलेशन से हमने अलग कर लिया, इसी तरह से हमने वेक्टर को भी आइसोलेशन करके अलग कर लिया। अब हमारा वो भी डीएनए है, प्लाज्मिड्स स्पेशली इकोलाई से निकालेंगे हम, वहां भी सेल को तोड़ के निकालेंगे, यहां भी सेल को तोड़ निकालिए, दोनों सेल हमारी अलग हो, उधर प्लाज्मिड अलग हो गया, इधर डीएनए अलग हो गया। अब उसके बाद हम जो फॉरेन डीएनए है, डिजायर्ड डीएनए है, उसको हमने प्योरीफाई भी कर लिया, हमारा फाइनल डीएनए अलग हो गया। उसको हमने अब कटिंग किया एंजाइम्स के माध्यम से, विभिन्न टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट्स अलग हो गए। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जितने स्मॉल और लार्ज फ्रेगमेंट से सब अलग अलग हो गए। डीएनए प्रोब के माध्यम से हमने डिजायर्ड जीन को अलग कर लिया। पीसीआर के माध्यम से इसकी कई कॉपियां बना ली, अब मेरे पास कई कॉपी हो गई। अब हमने वेक्टर पे इसको कटिंग करके ज्वाइंट कर दिया, वेक्टर भी हमारा अलग हो गया, सेम प्रोसेस। अब वेक्टर में हमने कटिंग किया, एंजाइम्स रिस्ट्रिक्टिव इंडिविजुअल्स के माध्यम से, लिगेज के माध्यम से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब हमारा जो वेक्टर में जो डिजायर्ड जीन है आके ज्वाइंट हो गया है, अब इसको कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का क्या तरीका है, कैल्शियम या हीट शॉक मेथड के माध्यम से हमने सेल के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया। सक्सेस हुआ कि नहीं, मार्कर के आधार पर हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। दो माध्यम थे, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, दूसरा बीटा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स, दो तरीके थे। दोनों तरीके में से किसी तरीकों की यूज करके हमने फाइनल कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये सेल हमारी फाइनली है जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब उसको मैंने अलग कर लिया, उसको ग्रो कराया। जब ग्रो कराया अलग से, उसमें जो जीन्स हमने डाला था वो प्रोटीन सिंथेसिस किया है, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। अब उस प्रोडक्ट को हम कैसे अलग करेंगे, अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहां तक मालूम होगा कि अब ये सेल फॉरेन जीन जो आया था वो एक्टिव होकर के प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। अब वो मुझे जरूरत थी, जिसकी जरूरत थी वो हमने फाइनली मुझे मिल गया। ये इसके 5 स्टेप थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये इसको कैसे हम सेल के अंदर से कैसे ग्रो करके कैसे लार्ज अमाउंट में निकालेंगे। अभी तो लैब में काम हुआ है, अभी ये सारे काम लेबोरेटरी में हो रहे हैं। निकालना, कट करना, इंसर्ट करना, एम्पलीफाई करना और सेल को अलग करके ग्रो कर लेना कि इतनी सेल हमारी हो गई जो अब इंसुलिन या फॉरेन जीन्स हमारी एक्टिव होकर प्रोटीन बना रही है, रेप्लिकेशन शुरू हो गया यहाँ। अभी एक लेबोरेटरी में हुआ। अब इसको हम, अभी हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी हमारे लिए अभी तभी उपयोग होगा जब ये लार्ज अमाउंट में बनेगा। अब इसको हम
लार्ज अमाउंट में कैसे बनाएंगे, लैब से बाहर कैसे ले जाएं, उसको बायो इरेक्टर है, बायो रिएक्टर है, और ड्राइन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का काम हो गया, डाउन स्ट्रीम, दो चीजें भी और रह गई हैं, तब जाकर के अभी कमर्शलाइज होगा हमारी सोसाइटी में, तभी आएगा इंसुलिन। अभी इंसुलिन एक लैब में, एक टेस्ट ट्यूब में बना हुआ है, वो हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा हो गया, दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट थे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पहले हो चुका था, आज हमने प्रोसेस बता दिया कि वो टूल्स कैसे यूज हो रहे हैं, और फाइनली कैसे हमारा प्रोडक्ट सेल में बन रहा है। इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। आई होप ये प्रोसेस और टूल्स ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपका PBR 322 जो प्लाज्मिड्स है उसका स्ट्रक्चर, उसके रिस्ट्रिक्शन साइट, उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और सिलेक्टेबल मार्कर, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, फाइनल हो जाएगा और आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें 2-3 सवाल आते हैं, किसी से आते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।